अब जब आप ये वीडियो देखने आ गए हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी ना किसी ने इस नोवेल को रिकमेंड किया होगा कि एक बार ये नोवेल पढ़ लो। आखिर क्या है इस नोवेल में जो हर कोई इसको रिकमेंड करता है, या फिर आपके कोर्स में डाली होगी दोस्तों। अगर आप कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आप क्या चीज पढ़ने जा रहे हो दोस्तों। पहले मैं इसकी समरी सुनाऊंगा, पहले मैं आपको कहानी बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रास्कोलनिकोव। ये सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, एक गरीब आदमी है, ये एक स्टूडेंट है। 1860s चल रहा है ये। दोस्तों, ये रास्कोलनिकोव साइकोलॉजिकली थोड़ा सा परेशान है। ये सिटी में यहाँ वहाँ घूमता है और एक बिल्डिंग में ऊपर की तरफ छोटे से कमरे में किराए पर रहता है। फटे पुराने कपड़े, पैसे की कमी और अपने आप से ही बातें करना इसकी आदत है। वैसे ये लड़का गुड लुकिंग है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अपने आप में पता नहीं किस बात का प्राउड है इसको। दोस्तों, इससे इस नोवेल में एक क्राइम हो जाता है। इसी के अपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत रहती है। ये उस बूढ़ी औरत का नाम है, ये नाम मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा, सॉरी। तो ये बूढ़ी औरत जो है, ये लोगों से पुरानी चीजें लेती है और बदले में उनको पैसा देती है। मतलब ये एक पाउंड ब्रोकर है, पाउंड लेडी। तो अब ये रास्कोलनिकोव इस बूढ़ी औरत के पास आता है अपने फादर की घड़ी लेकर, उसको बेचने के लिए, उस घड़ी को बेचने के लिए, बदले में इसको थोड़ा सा पैसा मिल जाए। अब वो बुढ़िया इसको उस घड़ी के बदले में बहुत ही कम पैसे देती है। इस बीच जो इन दोनों की बातचीत होती है, इस बुढ़िया की और रास्कोलनिकोव की, इस बीच में ये रास्कोलनिकोव उसके कमरों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, देख लेता है चारों तरफ। इसके बाद ये एक बार में जाता है, एक शराब खाने में जाता है, वहाँ शराब पीने के लिए। वहाँ इसे एक आदमी मिलता है जिस आदमी का नाम है मामलेडॉव। इस आदमी ने बहुत सारी शराब पी रखी थी और अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। 5 दिन से यहीं शराब पी रहा था और घर जाने से डर रहा था। ये आदमी रास्कोलनिकोव को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और अपनी बेटी सोनिया के बारे में। इसकी बेटी का नाम है सोनिया, और इसकी बेटी सोनिया पैसों की तंगी के चलते अभी एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। तो इस रास्कोलनिकोव को लगता है कि इसकी हालत बहुत ही खराब है मामलेडॉव की, तो ये इसको इसके घर छोड़ने जाता है। वहाँ ये इसकी बीमार पत्नी को देखता है और देखता है कि ये मामलेडॉव की फैमिली कितनी तंगी में जी रही थी, कितनी बुरी हालत में थी। अब अगला दिन होता है। रास्कोलनिकोव को अपनी माँ का एक लेटर मिला। इसकी माँ उस लेटर में लिखती है कि इस रास्कोलनिकोव की एक बहन है डन्या, उसने लेजिन नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से शादी कर ली है। एक्चुअली शादी नहीं की है, इंगेजमेंट हुई है उन दोनों की, इस रास्कोलनिकोव की बहन और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है लेजिन, उसकी। इसकी माँ कहती है कि वो दोनों जने सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हैं। इसके बाद रास्कोलनिकोव फिर से एक शराब खाने में जाता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट बोल रहा था, एक स्टूडेंट की इसने बात सुनी। वो बोल रहा था कि वो बूढ़ी पाउंड लेडी जो है, जो इस रास्कोलनिकोव के अपार्टमेंट में रहती है, अगर वो मर जाए तो काफी लोग खुश हो जाएंगे। यानी कि उस बूढ़ी पाउंड लेडी की मौत से काफी लोगों को खुशी होगी। इसके बाद रास्कोलनिकोव अपने घर आ गया। तो ये अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो इसको एक बात पता चली कि कल शाम को वो बुढ़िया अपने घर में अकेली रहेगी। तो रात में रास्कोलनिकोव अपने कमरे में गया और आराम से सो गया। सुबह उठकर इसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी ली और उसको सजाने में लग गया, एक फैशनेबल आइटम बनाने में लग गया, ताकि वो उस पाउंड लेडी के घर में कुल्हाड़ी बेचने के बहाने एंटर हो सके, दाखिल हो सके। उसी रात इसने क्या किया, ये बुढ़िया के कमरे में दाखिल हुआ जैसे तैसे करके, और उसका मर्डर भी कर दिया। बुढ़िया की एक सिस्टर थी, उसको भी इसने मार दिया। और इसने बेडरूम का चप्पा चप्पा छान मारा, तलाश करने लगा कि कुछ पैसे मिल जाएं। फिर बाहर 2 पेंटर्स आपस में लड़ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से बचता बचाता ये उस बुढ़िया के अपार्टमेंट से बचकर निकल आया, ताकि किसी की नज़रों में आए बिना ये अपने अपार्टमेंट में आकर, ये आया अपने अपार्टमेंट में और आकर के सोफा पे गिर गया। अगले दिन जब इसकी आंख खुली तो ये हड़बड़ा गया, पागलपन के साथ अपने खून से दाग लगे हुए कपड़ों को ढूंढने लगा। तभी इसके दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। इसको पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन थोड़ी ही देर में इसको पता चल गया इसको पुलिस स्टेशन मर्डर के लिए नहीं, बल्कि किसी और कारण के लिए बुलाया गया था। इसकी जो लैंडलेडी थी, उसके पैसे इस पर बकाया थे, तो वो ही मांग रही थी। पुलिस स्टेशन तक ले गई थी इसकी लैंडलेडी इसको। फिर वहाँ जब ये पुलिस स्टेशन में था तो उस बुढ़िया के मर्डर की बात निकली। तो रास्कोलनिकोव के चेहरे का रंग उड़ गया, ये वहाँ पे बेहोश हो गया। ये चीज़ पुलिस ने नोटिस कर ली। पुलिस को थोड़ा थोड़ा इस पर शक होने लगा। इसके बाद रास्कोलनिकोव वहाँ से वापस अपने रूम पर आ गया।
इसने जो जो चीजें बुढ़िया के घर से चुराई थी वो कहीं दूर जाकर के जमीन में इसने गाड़ दी, फिर अपने घर आके सो गया। कोई 4-5 दिनों के बाद इसको बुखार हो गया, तो इसका दोस्त इसकी देखभाल कर रहा था। इस दोस्त का नाम था रेज़्यू मैकिन। तभी इसके घर में एक डॉक्टर आया और एक पुलिस वाला आया। वो पुलिस वाला एक डिटेक्टिव था, तो उसने नोटिस किया कि जब जब उस बुढ़िया के मर्डर की बात निकलती है तो रास्कोल्निकोव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन आता है? इस रास्कोल्निकोव की बहन जो थी डन्या, उसका मंगेतर लजिन। लजिन से मिलने के बाद में रास्कोल्निकोव का मूड और ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से एक कैफ़े में जाता है और वो जो डिटेक्टिव पुलिस वाला था उससे काफ़ी देर तक बात करता है। अब वो क्या बोलता है उस डिटेक्टिव को ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद वो उस पॉन लेडी के घर पे वापस जाता है। उसके बाद जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसने क्या देखा कि ये जो आदमी था मामलेडोव, इससे बार में मिला था, इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये उससे उसके घर लाया, मामलेडोव को उसके घर लाया, लेकिन घर जाने के बाद में इस मामलेडोव की डेथ हो गई। वहां इस रास्कोल्निकोव की मुलाकात पहली बार सोनिया से हुई, मामलेडोव की बेटी सोनिया। अब इसने क्या किया, रास्कोल्निकोव बहुत ही सिंपैथी रखता था इसकी फैमिली की तरफ, तो इसने इस फैमिली की मदद के तौर पर इनको 20 रूबल दे दिए। रूबल वहाँ की करेंसी होती है, तो 20 रूबल दे दिए। अब ये घर गया तो इसको क्या पता चला कि इसकी माँ और बहन इसका वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी घर पर। ये जब घर पे गया तो परेशान सा हो गया। इसने उन दोनों को, अपनी माँ को और बहन को, घर से चले जाने के लिए कहा, कमरे से बाहर चले जाने के लिए कहा, और अपनी बहन डन्या से कहा कि तुम अपनी एंगेजमेंट उस लजिन से तोड़ दो। ये दोस्तों रास्कोल्निकोव का जो दोस्त था रेज़्यू मैकिन, ये रास्कोल्निकोव की सिस्टर डन्या को पसंद करने लगा था। इस रेज़्यू मैकिन ने रास्कोल्निकोव की माँ और बहन की बहुत केयर की और सुबह ये रास्कोल्निकोव के पास उन दोनों को लेकर आया। रास्कोल्निकोव की तबीयत में अब काफ़ी सुधार था, तो उसने अपनी माँ और बहन से माफ़ी मांगी कल रात के बर्ताव के लिए। लेकिन ये अभी भी डन्या की शादी लजिन से नहीं होने देने वाला था। डन्या ने इससे कहा, रास्कोल्निकोव से, कि शाम को लजिन मुझसे एक रेस्टोरेंट में मिलने वाला है। तो रास्कोल्निकोव ने कहा कि मैं भी चलूँगा। अभी दोस्तों ये सोनिया आती है यहाँ पे रास्कोल्निकोव के अपार्टमेंट में। ये सोनिया अपने फादर के फ्यूनरल के लिए बुलाने आई थी इस रास्कोल्निकोव को, और ऐसा बोल करके ये वापस अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों इस रास्कोल्निकोव की जांच पड़ताल हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इस पर मर्डर का चार्ज था। किसके मर्डर का चार्ज था? उस बुढ़िया के मर्डर का चार्ज था। ये मजिस्ट्रेट के पास जाता है। वहाँ पर जो इससे पुलिस वाला पूछताछ कर रहा था उसका नाम था पोरफायरी। इस पूछताछ के बाद में जब ये अपने घर गया तो इसको पता चला कि कोई आदमी इसको ढूंढता हुआ वहाँ आया था, लेकिन इसे पता नहीं कि ये आदमी कौन था। अब दोस्तों उस रात जब ये सोया तो इसने उस बुढ़िया की मौत का सपना देखा, और ये आधी रात में जाग गया तो कोई आदमी इसके सामने खड़ा था इसी के रूम में। इस आदमी का नाम था स्वीड्रिगलॉव। ये रास्कोल्निकोव को बोला कि तुम्हारी बहन दुनिया के लिए लजिन सही आदमी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों ये स्वीड्रिगलॉव पता है कौन है? इसके पास पहले दुनिया काम करती थी। ये आदमी स्वीड्रिगलॉव कुछ पैसे का ऑफर देता है, लेकिन रास्कोल्निकोव इसके पैसे के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। रास्कोल्निकोव को लगने लगा था कि धीरे धीरे वो पागल हो रहा है। अगले दिन ये रास्कोल्निकोव अपने दोस्त रेज़्यू मैकिन के साथ में उस रेस्टोरेंट में गया जहां इसकी माँ और बहन लजिन के साथ में मिलने वाली थी। वहां उस रेस्टोरेंट में रास्कोल्निकोव और लजिन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। इस बात से लजिन सब पर गुस्सा निकालने लगा, तो दुनिया ने वहीं पर गुस्से में इससे एंगेजमेंट तोड़ दी। इस लजिन को वहां से चले जाने को कहा। लजिन के वहां से चले जाने पर सभी को बहुत खुशी हुई, लेकिन रास्कोल्निकोव परेशान होकर वहां से चला जाता है। रेज़्यू मैकिन इसका पीछा करता है, इसको रोकता है सीढ़ियों पर। फिर इसको रियलाइज होता है रेज़्यू मैकिन को कि इसका दोस्त कुछ परेशान है। इसको शक होने लगता है कि कहीं इसी ने तो बुढ़िया का मर्डर नहीं किया, उस पाउन लेडी का मर्डर नहीं किया। इसके बाद रास्कोल्निकोव सोनिया के पास में जाता है, उससे बात करता है। वहां रास्कोल्निकोव को पता चलता है कि जिस बुढ़िया को इसने मारा था, जिस पाउन लेडी को इसने मारा था रास्कोल्निकोव ने, उसके साथ में जो एक दूसरी लेडी थी, उस बुढ़िया की बहन, वो सोनिया की रिलेटिव थी। अब अगले दिन ये रास्कोल्निकोव पुलिस डिपार्टमेंट जाता है, जहां ये पुलिस ऑफिसर पोरफायरी वापस इसे जाल में फंसाने की कोशिश करता है, उससे साइकोलॉजिकली गेम खेलने की कोशिश करता है।
वहाँ दोस्तों ये लिजिन रास्कोलनिकोव से नाराज़ था। मैंने आपको बताया था इसकी बहन से शादी होने वाली थी, रास्कोलनिकोव की वजह से ये शादी टूट गई। तो इस लिजिन को भी माल्बेडोव की याद में जो खाना रखा गया था उसमें इनवाइट किया गया। वहाँ जाकर इसने क्या किया, सोनिया पर कोई चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया इस रास्कोलनिकोव को परेशान करने के लिए। लेकिन सच सबके सामने आ गया था। इस लिजिन ने फंसाने की कोशिश की थी सोनिया को इस रास्कोलनिकोव को परेशान करने के लिए। अब दोस्तों डिनर के बाद क्या होता है, ये रास्कोलनिकोव सोनिया के रूम में जाकर उसे सच बता देता है कि मैंने ही मर्डर किया है उस पॉर्न लेडी का। ये बात जानने के बाद सोनिया ने उससे कहा कि तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। तभी किसी ने सोनिया के पास आकर इसको बताया कि इसकी माँ पागलों वाली हरकतें कर रही है। सोनिया की माँ जो थी वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। फिर सोनिया भागती हुई अपनी माँ के पास गई। सोनिया की माँ वाकई में पागल हो गई थी। वो अचानक से बेहोश हो गई और अचानक उसकी डेथ हो गई। तभी दोस्तों ये स्वीड्रिगलॉव यहाँ पे आता है और इस रास्कोलनिकोव को बोलता है कि इसे पता है कि यही मर्डरर है। तो रास्कोलनिकोव बड़ा परेशान हो गया था। वो अपने रूम में गया जहाँ इसको इसका दोस्त रेज्यूमेकिन मिला। उसने इससे पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो। तभी वहाँ रास्कोलनिकोव के पास ये पुलिस वाला पोर्फायरी आया और इससे माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। वो रास्कोलनिकोव से बोलता है कि मुझे पता है तुमने ही उस बुढ़िया का मर्डर किया है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकूं। तो वो उससे कहता है, रास्कोलनिकोव से कहता है कि तुम अपने मर्डर को खुद मान लो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। अब दोस्तों इस बीच ये स्वीड्रिगलॉव क्या करता है, इस रास्कोलनिकोव की बहन डनिया को ये पसंद करता था। तो इसने डनिया को किडनैप कर लिया और उसे रेप की धमकी दी। लेकिन वहाँ इसको पता चला कि डनिया इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इसने डनिया को वहाँ से जाने दिया और ख़ुद की जान ले ली। तो स्वीड्रिगलॉव का किस्सा तो यहीं ख़त्म हो गया। रास्कोलनिकोव इसके बाद अपनी माँ से आखिरी बार मिलने गया। फिर वो अपनी बहन के पास जाकर बोलता है, डनिया के पास जाकर के बोलता है कि वो कन्फेस करने जा रहा है कि उसने मर्डर किया है। इसके बाद वो आखिर में सोनिया से मिला और सोनिया ने इसे एक लॉकेट दिया पहनने के लिए और ये पुलिस के पास चल दिया कबूल करने कि इसने मर्डर किया है। रास्ते में जाते जाते मार्केट में ये रुका, ज़मीन को किस किया, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब 1.5 साल बाद रास्कोलनिकोव साइबेरिया की जेल में था। सोनिया भी वहाँ पर उसी टाउन में रहने लगी। वो रेगुलरली उससे मिलने जाती थी जेल में ताकि उसके मन का बोझ हल्का हो। रास्कोलनिकोव ने अपने पास्ट में अच्छे काम किए थे और खुद आकर अपना गुनाह कबूल किया था, तो उसे डेथ सेंटेंस मिलने की बजाय 8 साल का कठोर कारावास सुनाया गया। वहाँ इस रास्कोलनिकोव के दोस्त रेज्यूमेकिन ने इसकी बहन डनिया से शादी कर ली थी। इसकी माँ की भी डेथ हो चुकी थी। जेल में रहते रहते रास्कोलनिकोव को यह एहसास हुआ कि वो सोनिया को कितना प्रेम करता है और सोनिया उससे कितना प्रेम करती है। इसके बाद उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था और इसी के साथ ये नोवेल खत्म होती है दोस्तों। अब जब आपने इस कहानी को समझ लिया है तो अब मैं आपको समझाता हूं इस कहानी से क्या बताया गया है, इसका एनालिसिस करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सेटिस्फाई करेगी। चलिए मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। वैसे मैं क्लियर से क्लियर लैंग्वेज में इस नोवेल को समझा सकता हूं दोस्तों। अगर आपके पास में पेशेंस हो तो सुनो इस एनालिसिस को। मैं हिस्ट्री से शुरू करता हूं। देखो कहानी है लेट 1800s की, जब यूरोप के छोटे छोटे देश भी जर्मनी को कब्जा रहे थे। जर्मनी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका था। हर कोई एडवांटेज ले रहा था, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया जैसी छोटी सी कंट्री भी जर्मनी का कुछ हिस्सा दबा के बैठी थी। जर्मनी के हाल बहुत ख़राब थे, बिखर गया था जर्मनी। तो उस वक्त फ्रेडरिक नीत्शे नाम का एक प्रोफेसर था जर्मनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में पढ़ाता था। उसने अपने स्टूडेंट्स से पूछा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो जब जर्मनी के इतने हाल ख़राब हैं, जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा। अब इसके स्टूडेंट्स क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस थे। वो बोले कि भगवान जो चाहेगा वही होगा जर्मनी का, भगवान ने तय किया होगा तभी तो जर्मनी के ये हाल है, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो बस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भाग सुधार दे, हमें संकटों से निकाल दे। तो निश्चय ने क्या किया, एक दिन यूनिवर्सिटी से निकले, हाथ में लाठी ले ली, एक पुतला बनाया, उस पुतले को जर्मनी के चौराहे पर डाल दिया और बोले अपने स्टूडेंट से कि आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी।
ऐसा भगवान जो तुम्हें निकम्मा बनाता है वो खुद कैसा होगा? गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। अब ये एक बहुत गहरी बात थी जो नीत्शे ने अपने बच्चों को बताई थी, जो ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे कि एक बार तुम लोग मान लो कि गॉड मर गया, अब बताओ जर्मनी का भाग कौन सुधारेगा? तो इस तरह लड़कों ने कहा कि जर्मनी का भाग हम सुधारेंगे। नीत्शे ने अपनी फिलॉसफी में लिखा कि जब तक भगवान जिंदा है इंसान अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए अगर आदमी को जिम्मेदार बनाना है तो भगवान को मार दो। अब इस विचारधारा को हम एग्जिस्टेंशियलिज्म का पार्ट मानते हैं, हिंदी में अस्तित्ववाद, एथीस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो भगवान को नहीं मानते, लॉजिक मांगते हैं भगवान के होने का, जिसका ये मानना है कि इंसान को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होना चाहिए। इंसान स्वतंत्र है, आज़ाद है, वो अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकता है। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही गॉड और इंसान दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक के एग्जिस्ट करने का मतलब है दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करने का मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो, सांस लेना, जिंदा रहना नहीं होता। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है फ्री विल से जीना। अगर आप भगवान के हाथ की कठपुतली बनकर जी रहे हो कि वो जैसा चाहेगा वही होगा, तो आप एग्जिस्ट नहीं करते, आप सिर्फ सांस ले रहे हो, जैसे बाकी जानवर भी जीते हैं। समुद्र में सीप जीती है, वैसे ही जी रहे हो। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप अपना दिमाग खोलकर सुनो दोस्तों। नीत्शे ने अपनी बात को क्लियर करने के लिए और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने दो टाइप की मॉरलिटी बताई, मास्टर स्लेव मॉरलिटी, अपनी फेमस किताब ऑन द जेनोलॉजी ऑफ मॉरलिटी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मॉरलिटी दो तरह की होती है, एक होती है मास्टर मॉरलिटी और दूसरी होती है स्लेव मॉरलिटी। ये जो मास्टर मॉरलिटी वाले लोग होते हैं ना, वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं। जिस दिन क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, उन्होंने कहा था नीत्शे ने कि जिस दिन क्रिश्चियनिटी पैदा हुई सबसे बड़ा दुर्भाग्य पैदा हो गया इंसानियत के लिए। जीसस ने जितनी भी टीचिंग्स दी है उन सब में स्लेव मॉरलिटी को बढ़ावा दिया गया है, कायर बनाया गया इंसान को। मास्टर मॉरलिटी वाले शेर होते हैं और स्लेव मॉरलिटी वाले बकरी, भेड़। तो प्रकृति का ये नियम है, शेर बकरी को खाएगा, मारकर खाएगा। तो अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या बनकर रहना है, शेर या फिर भेड़ बकरी। देखो, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करने का रीज़न इन्होंने ये दिया कि क्रिश्चियनिटी ने हमेशा ही स्लेवरी को बढ़ावा दिया है, उन्होंने शीप मेंटेलिटी को बढ़ावा दिया है। देखो, जीसस के हाथ में भी आप देखोगे बकरी दिखेगी हमेशा, जो इनोसेंस का सिंबल है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी स्लेवरी को बढ़ावा देती है। कोई अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो कि भगवान हम तेरी गुमराह भेड़े हैं, हमें रास्ता दिखा। वैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें हम कुछ मक्खियों को 3-4 दिन के लिए एक जार में बंद कर देते हैं और उसके बाद 3-4 दिन बाद में जार को जब खोला जाता है तो देखते हैं कि कोई भी मक्खी जार की कैद से, जो हाइट थी जार की कैद की, उससे ऊपर नहीं उठती। मक्खी के शरीर और पंखों में कोई भी बदलाव नहीं आए होते। और कमाल की बात यह कि मक्खियों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी उन्हीं के जैसे होते हैं। उन्हें लगता है कि जार की जो हाइट है इससे ऊंची जगह है ही नहीं। इंसान भी इन्हीं मक्खियों की तरह हो गया है, वो स्लेव बन गया है। तो नीत्शे ने बोला कि इंसान को खुद को तैयार करना होगा, वो तैयार कर सकता है इस स्लेवरी से फ्री होने के लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे कि नीत्शे ने बड़ी गलत बात बोली, गॉड इज डेड। तो इसको गलत तरीके से मत लेना। देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर समझाता हूँ कि आज की जो हम नोवेल पढ़ रहे हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट, वो किस तरह से इससे कनेक्टेड है। आप ये समझो कि हजारों सालों से महाराजा, राजा, ये सब भगवान में विश्वास करते थे। उन्हें एक डर था, वो जो भी डिसीजन लेते थे उन्हें लगता था कि ऊपर से भगवान देख रहा है, हमें एकदम सही डिसीजन लेना होगा। उनके ऊपर कोई सुप्रीम पावर है जो उन्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन आप देखना, जैसे जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस होने लगे, जब पता चला कि इंसान को भगवान जैसी किसी चीज़ ने नहीं बनाया बल्कि इंसान का तो एवोल्यूशन हुआ है, तो जो आज के पावरफुल लोग जो हैं उनके दिमाग से भगवान का डर गायब हो गया। इसलिए नीत्शे ने कहा है कि इंसानों के मन में जो भगवान के लिए ब्लाइंड फेथ थी ना, वो एक टाइम पर थी, लेकिन अभी
उनके मन से वो ब्लाइंड फेथ खत्म हो गई है, इसलिए गॉड इज डेड। जो लोग ये जान चुके हैं कि स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता, एंड में सब कुछ सही नहीं होने वाला है, जितने मजे लेने हैं यहीं ले लो, तो ऐसे लोगों के मन में जो आता है ये वही करते हैं। जबकि गरीब लोग वो बैठे हैं भगवान के इंतज़ार में, तो नीचे बोलते हैं कि लॉयन बनना होगा, मास्टर मॉरलिटी को अपनाना होगा, तुम्हें अपने आप को लॉयन बनाना होगा, तभी जाकर तुम्हारा कुछ होगा। तो अब जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा? तो वो बच्चे कहते हैं हम बदलेंगे, क्योंकि जिस तरह जंगल में शेर आज़ाद होता है, उसको एक डर भी होता है साथ के साथ, आज़ाद होने के साथ साथ, कि उसका कोई गॉडफादर नहीं है, अगर उसने गलती की तो उसको संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो हमें भी ऐसा ही बनना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ नीचे का आइडिया आपको समझ में आया होगा, खासतौर पर एग्जिस्टेंशियलिज्म का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से ये आइडिया डॉस्टोवस्की की नोवेल क्राइम एंड पनिशमेंट से जुड़ा हुआ है। देखो, इस नोवेल में एक रशियन स्टूडेंट होता है रास्कोल्निकोव, जो कहानी में एक बहुत ही भयानक अपराध कर देता है। एक तो चोरी करता है और दूसरा एक पॉन ब्रोकर का मर्डर कर देता है, साथ ही साथ एक और मर्डर कर देता है, पॉन ब्रोकर की रिलेटिव का, किसी का। मर्डर करने से पहले उसके हालात ये थे कि वो बहुत गरीब था, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, और उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन ने उसे इतना परेशान कर रखा था कि खाने को दाने नहीं थे उस लड़के के पास। पढ़ने के लिए पैसों का जुगाड़ करना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास खाने को दाने तक नहीं थे। उसने देखा कि जिस बिल्डिंग में वो रहता था, उसी बिल्डिंग में एक पॉन ब्रोकर रहती थी। पॉन ब्रोकर का मतलब आप समझते होंगे, आई थिंक। एक ऐसी लेडी रहती थी जो दूसरों की ज्वेलरी या फिर कोई भी पुराना कीमती सामान गिरवी रख के उनको पैसा देती थी उधार, जिसका ब्याज वो खाती थी बैठी बैठी। कई कस्टमर्स तो इतने परेशान थे उस लेडी से कि उसे लाउज बोलते थे। लाउज एक टाइप का ऐसा जानवर होता है, ऐसा इंसेक्ट होता है दोस्तों, कीड़ा, जो आपकी चमड़ी से चिपक जाएगा और आपका खून पीता रहेगा। तो ब्याज लेने वाले भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो पॉन ब्रोकर अपने कस्टमर्स का खून चूसती थी, खुद बिना बाहर जाए मेहनत किए अपने अपार्टमेंट में बैठी बैठी मज़े की ज़िंदगी जी रही थी। तो ये रास्कोल्निकोव सब कुछ अपनी आंखों से देखता था। एक मटेरियलिस्ट, रैशनलिस्ट, आई वुड से, which was a rather new type of person in 1880s। एक ऐसा इंसान जो अभी अभी चीज़ें सीखने लगा है, उस टाइप का लड़का था। उसने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया था कि गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है, तभी तो ऐसे लोगों को सजा नहीं देता जो लोगों का खून चूसते हैं। आज जो भी इंसान इस दुनिया में मॉरल और ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी जी रहा है ना, भगवान के भरोसे बैठा है, वो कावर्ड है, शीप मॉरलिटी वाला इंसान है। उसे डर लगता है लॉयन बनने में। रास्कोल्निकोव जहां भी गया, अपने दोस्तों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, कहीं पर भी गया, वहां पर एक ही चीज़ बोले लोग कि अगर ये बुढ़िया मर जाए ना तो सबका भला हो जाए। सबको परेशान कर रखा है, सबका खून चूसती रहती है, अगर ये मर जाए तो अच्छा होगा। तो रास्कोल्निकोव ने सोचा, इस पॉन ब्रोकर ने इस सोसाइटी का कोई भला नहीं किया, इसकी मौत होने से काफ़ी लोगों का भला होगा। और जैसा मैंने बताया कि ये लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तो लॉ के बारे में इसने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, हिस्ट्री भी इससे काफ़ी पढ़ रखी थी। तो एक मैगजीन में एक आर्टिकल इसने लिखा, जिससे ये जाहिर होता है कि इसकी मेंटलिटी कैसी थी। इसने लिखा कि दुनिया में जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं ना, उन सब ने कानूनों को कहीं ना कहीं तोड़ा है। उन्होंने क्राइम्स किए हैं, तभी वो ऊपर पहुंचे हैं, लॉज तोड़े हैं, ताकि वो अपने खुद के नए नियम बनाएं, एक नया सोशल ऑर्डर बनाएं। चाहे आप नेपोलियन बोनापार्ट को देख लो या मोहम्मद द ग्रेट को देख लो, दे ऑल वर ओवरस्टेपर्स, जिन्होंने लॉ को ओवरस्टेप किया। तो इस तरह के आर्टिकल से ये साबित होता है, जो उसने लिखा, कि रास्कोल्निकोव खुद को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल मानने लगा था, जिसने नई नई चीज़ों को पढ़ना शुरू किया है और अब वो लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहता है उन्हीं चीज़ों को। एक बार आप ये भी जानने की कोशिश करो कि गरीब आदमी ही क्यों ऐसी चीज़ों से, ऐसे विचारों से इतना प्रभावित होता है, इतना जल्दी कन्विंस हो जाता है। रीज़न साफ है। आप रास्कोल्निकोव के हालातों को देखो कि उसके हालातों ने उसे कितना परेशान कर रखा था। उसका बैकग्राउंड देखो, उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खा सके ठीक से, ऊपर से फैमिली प्रॉब्लम्स,
पैसे नहीं भेज पाता था घर पे ताकि माँ का इलाज हो, खुद की फीस नहीं भर पा रहा था वो। इसकी एक बहन थी जिसको एक आदमी से ब्याह करना था, ठीक है। वो एक ऐसे आदमी से शादी करने को राजी हो गई जिससे वो प्यार भी नहीं करती थी। शायद उसे लग रहा था कि शादी करने से इनके हालात सुधर जाएंगे। तो उन दोनों माँ बेटी ने रस्कोल्निकोव को कुछ ब्रेव लेटर्स लिखे कि वो आदमी दिल का अच्छा है, इसलिए मैं उससे शादी कर रही हूँ, इसकी बहन ने कहा। लेकिन रस्कोल्निकोव इज स्मार्ट इनफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। उसे रियलाइज होता है कि मेरी बहन इन अल्ट्रुइस्टिक मैनर, बड़ा हम्बली वो अपने आप को कुर्बान कर रही है मेरे लिए। तो ऐसे इंसान का इन आइडियाज से प्रभावित होना लाजमी है। जब उसकी लाइफ में ये सब घट रहा हो, एट द सेम टाइम ही बिकम्स अवेयर ऑफ दिस पॉन ब्रोकर कि इस बुढ़िया का कोई भी रोल नहीं है इस दुनिया में, इसने सबको परेशान कर रखा है, इसको कोई पसंद नहीं करता। उसे ये नए नए मटेरियलिस्टिक आइडियाज़ जो मिले थे, तो उसने फैसला किया कि सबसे बढ़िया काम यही होगा कि इस बुढ़िया को मार दिया जाए, इसका पैसा चोरी किया जाए, और जिस नीस को इसने स्लेव बनाकर रखा हुआ है अपने पास में, उसको आज़ाद किया जाए। तो आइडिया तो अच्छा लगता है सुनने में कि एक यूजलेस इंसान को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, उसका पैसा मिलेगा, उससे खुद की बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई जाए, और शांति से लॉ स्कूल की फ़ीस भर के पढ़ाई की जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि इस कैरेक्टर के पास हर वो स्ट्रांग रीज़न था कि वो मर्डर कर सके, इसलिए इसने ज़रा भी देरी ना करते हुए उस पॉन ब्रोकर को मार दिया कुल्हाड़ी से, एक एक्स से। लेकिन दोस्तों, पोस्ट मर्डर रस्कोल्निकोव और प्री मर्डर रस्कोल्निकोव, मर्डर से पहले का रस्कोल्निकोव और मर्डर करने के बाद का रस्कोल्निकोव आर नॉट द सेम पर्सन एट ऑल। क्योंकि मर्डर करने के बाद वो एकदम ही डिफरेंट यूनिवर्स में पहुंच चुका था। उसे मर्डर करने के बाद में सडनली ये रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अब कुछ लोग उसे साइकोपैथ किलर कहेंगे कि यार ये कैसा पागल इंसान है, जिसने मर्डर कर दिया उसके बाद सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि साइकोपैथ बिल्कुल अलग टाइप के लोग होते हैं। वो जब किसी को हर्ट करते हैं या मारते भी हैं ना, तो उन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन रस्कोल्निकोव के केस में ऐसा नहीं था कि मर्डर करने के बाद उसके मन में एक अफसोस हुआ, एक गिल्ट था। कहीं ना कहीं वो रोता भी होगा कि उसने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल लिया। वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया था जहां से वापस नहीं जा सकता था, वो जिसके लिए सिर्फ सजा थी। और वो इस नोवेल में तब तक छटपटाता रहा दोस्तों, जब तक उसे अपने क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिल गई। इसलिए ये नोवेल लिखी गई है कि अगर आप नीचे जैसे एग्जिस्टेंशियल आइडियाज़ को पढ़ते हो, या किसी भी एग्जिस्टेंशियल आइडिया को पढ़ते हो, तो एक बार आपको ये नोवेल भी पढ़ लेनी चाहिए, क्राइम एंड पनिशमेंट। जब आप एक आइडियोलॉजी पढ़ते हो तो दूसरी आइडियोलॉजी भी पढ़ लेनी चाहिए जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको ये नोवेल जानने को मिली होगी, इसका आइडिया जानने को मिला होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जब आपने इस समरी को और एनालिसिस को खत्म कर लिया दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इसके बैकग्राउंड मीनिंग समझ में आए होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।